रिवीजन ऑफ चैप्टर बैंकिंग, हमने मनी वाला कर लिया था लास्ट क्लास, बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग में जो मेजरली दो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा, वो आते हैं क्रेडिट क्रिएशन का और हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है, बैंकिंग है क्या चीज। देखो बैंक एक इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी मींस मिडल मैन है, जो कि किसके बीच का काम करता है, लोन्स और डेट के बीच में काम करता है, सेवर्स और बोरोर्स के बीच में लिंक क्रिएट करता है। सेवर्स को बोलता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप हमारे पास पैसा दो, हम उसको सेव करके रखेंगे अपने पास, और जब भी आपको पैसा चाहिए हमसे पैसा ले जाना। और बोरोर्स को बोलते हैं अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप आओ, हमसे पैसा लेकर जाओ, उसके ऊपर हमें क्या दे देना, इंटरेस्ट दे दो। क्लियर। तो सेवर्स और बोरोर्स के बीच में क्या क्रिएट करता है, वो लिंक क्रिएट करता है। ठीक है, कौन, बैंक। क्यों, अगर ये बैंक ना हो तो हमारी कंट्री की फाइनेंशियल जो कंडीशंस है वो अपलिफ्ट नहीं होगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ में डाउन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक पर्सन को जब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो पैसा कहां से लेकर आएगा, तो उसके लिए कौन अरेंज करता है, पैसा बैंक से अरेंज करता है। ठीक है, सो बैंक को डिफाइन किया गया अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1949 के अंदर उसको डिफाइन किया गया था। क्या था, इट मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा उसको साफ बोलती है पाओ, उनको लालच देती है कि आप आओ हमारे पास पैसा डिपॉजिट रखो, उसके ऊपर हम क्या देंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, एफडी के बेसिस पर होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करवाते हैं। रिपेबल ऑन डिमांड, आपका पैसा जब मर्जी आप डिमांड करो बैंक आपको पैसा वापस दे। एंड विड्रॉएबल बाय चेक, चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज, जैसे मर्जी और भी कोई ऑप्शंस होते हैं तो उसके थ्रू भी आप विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज नोन एज बैंक। क्लियर है। अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो एक बटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं और एक होता है बैंक, उनमें क्या डिफरेंस होता है। आपने कई जगह देखा होगा कुछ लिखा होता है जैसे HDFC, और एक जगह लिखा होता है HDFC बैंक, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या, एक होता है कोटक महिंद्रा, एक जगह लिखा होता है कोटक महिंद्रा बैंक। एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एक है बैंक। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक में क्या डिफरेंस होता है, देखो उससे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, बैंक भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी लोन देता है पब्लिक को, बैंक भी लोन देता है पब्लिक को। बट जब फाइनेंशियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो वो कस्टमर को चेक फैसिलिटीज भी देता है, वो कहते हैं मैं आपको चेक फैसिलिटी दे रहा हूं, आप इसके थ्रू कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो कभी भी चेक फैसिलिटीज नहीं देते। ठीक है, उनके पास कोई चेक फैसिलिटी नहीं होती। सेकंड, बैंक मनी क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, मनी, वो लोन पर देगा पैसे और उसके थ्रू पैसा क्रिएट करेगा, दैट इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन, जो आगे हमने पढ़ना भी है। बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन पर देंगे पैसा नो डाउट, बट वो मनी क्रिएट नहीं कर सकते। ये एक दो डिफरेंस होते हैं कि बैंक डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मनी क्रिएट नहीं करते, सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। लिखा भी हुआ है, बैंक क्रिएट मनी सो दे आर द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते। कोई डाउट तो नहीं बेटे से। बैंक कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंट्रल बैंक मेन बैंक होता है कंट्री का, दैट इज द अपेक्स और अ फाइनेंशियल मेन बैंक ऑफ अ कंट्री, जो कि कंट्री के सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। कितना पैसा होना चाहिए, कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, बैंक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, बैंक्स की वर्किंग को चेक करना है, वो सब कौन करेगा, आरबीआई। बेसिकली हमारी कंट्री के फाइनेंशियल मैटर्स को कौन चेक कर रहा है, सब आरबीआई चेक कर रहा है। समझ आ रहा है पॉइंट है। तो सेंट्रल बैंक सिंगल होगा कंट्री का, ठीक है, उसकी ब्रांचेस हो सकती है नो डाउट, ठीक है, बट बैंक एक ही होगा। क्लियर है पॉइंट। प्लस ये हम कहते हैं गवर्नमेंट ओन्ड होता है, नो डाउट ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, बट है कौन सा, गवर्नमेंट। क्या ये पब्लिक से डायरेक्ट डील करता है, नहीं, पब्लिक से डायरेक्ट डील नहीं करता। ठीक है, और ये मेन पर्पस क्या होगा इसका काम करने का, प्रॉफिट और वेलफेयर, वेलफेयर इसका मेन पर्पस क्या होगा, वेलफेयर, ये वेलफेयर के लिए काम करेगा, जो भी काम करेगा सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए करेगा। समझ आया पॉइंट। सो इट्स एन अपेक्स
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मैंने भी बताया क्या है, अपेक्स मेन बैंक है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करे। और हमारे इंडिया का कौन सा सेंट्रल बैंक, आरबीआई, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है बेटा पॉइंट है। फिर फीचर्स क्या बेटा, सिंगल होगा, एक ही बैंक होगा, पब्लिक से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, मेन एम क्या होगा इसका, वेलफेयर, और ये मार्केट में पैसे को क्या करेगा, कंट्रोल कर, इंक्रीज और डिक्रीज कौन करता है, सारा आरबीआई करता है। समझ आया बेटा पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट आता है बैंक ऑफ नोट इशू या करेंसी इशू। जो भी कंट्री की करेंसी इशू की जाती है वो कौन इशू करेगा, आरबीआई। कौन करेगा, आरबीआई। और किसी बैंक के पास पावर नहीं है कि वो करेंसी इशू कर सके, ये सिर्फ किसके पास पावर है, आरबीआई के पास पावर है। आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि जो भी करेंसी इशू होगी वो किसके थ्रू होगी, आरबीआई। उसके 3 रीजन है, क्या क्या, फर्स्ट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, क्या मेंटेन करनी है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी के मींस सबके पास एक जैसा हो, लाइक उसका वेट सेम हो, कलर सेम हो, साइज सेम हो, हर चीज सेम रहे। क्लियर। सेकंड, इट लीड्स टू सेफ्टी, एंड थर्ड इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसे, नहीं अगर सबके पास पावर हो पैसा छापने की तो हर कोई छाप लेगा पैसा, तो नकली असली करेंसी में कोई फर्क नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने किसके पास पावर दिया, सिर्फ आरबीआई के पास पावर है कि जो भी करेंसी इशू होगी वो कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करेगा, और कोई इशू नहीं करेगा। समझ आया पॉइंट। सेकंड बेटा, ये गवर्नमेंट का बैंक है, किसका बैंक है, गवर्नमेंट। 3 तरीके से, फर्स्ट एज एन एजेंट का काम करेगा वो, सेकंड एज एन एडवाइजर का काम कर रहा है वो, ठीक है, एंड थर्ड एज एन बैंकर का काम करेगा। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। एज एन एजेंट कैसे बेटा, मार्केट में गवर्नमेंट को कोई भी सिक्योरिटीज की सेल परचेज करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई भी सिक्योरिटीज की क्या करनी है, सेल परचेज करनी है, वो कौन करेगा, आरबीआई। अब मोदी जी थोड़ी ना खुद करेंगे, सबको फोन करे, सर मार्केट में नई सिक्योरिटी लॉन्च कर रहे हैं, आप पैसा लगाओ, सर आपके 500 रुपए आए हैं, 200 रुपए रहते हैं। अब मोदी जी थोड़ी ना करेंगे सारी चीजें, वो कौन कर रहा है, आरबीआई। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारी लेन देन के लिए। क्लियर। सेकंड, एज एन एडवाइजर, बेटा जो कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुई थी वो आरबीआई का डिसीजन था, नो, वो किसका डिसीजन था, गवर्नमेंट का। बट उस डिसीजन में हेल्प किसने करी थी, आरबीआई ने। आरबीआई ने उसको फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर हेल्प करी, उनको बताया होगा कि हाँ हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, अगर हम 2000 का नोट इशू करते हैं तो क्या होगा, 500 का नोट इशू करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अभी हमें इतनी जल्दी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये एक सेफ टाइम है कि नहीं है, वो सारी चीजें डिस्कस किसने करी होगी, आरबीआई ने। थर्ड पॉइंट, एज अ बैंकर, बेटा हमारे सबके अकाउंट किसके पास है, कमर्शियल बैंक। किसके पास है, कमर्शियल बैंक। बट आरबीआई में किसके अकाउंट होंगे, गवर्नमेंट के। ठीक है, गवर्नमेंट के सारे अकाउंट कौन मेंटेन करता है, आरबीआई में। तो वो आरबीआई क्या बन रही है उनके लिए, एक बैंकर का भी काम कर। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है बेटा इसमें, बैंकर्स बैंक और अ बैंक ऑफ बैंक्स। बैंक का भी बैंक है दादाजी, ठीक है, हमारे सबके लिए फाइनेंशियल मैटर्स कौन देख रहे हैं, कमर्शियल बैंक। तो हमारे लिए फाइनेंस में फादर कौन हुआ, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का भी पापा कौन है, सेंट्रल बैंक। जो उसने बोल दिया वो पापा जी को मानना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते मैं रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानूंगा, मैं भी तो थोड़े पावर में हूं। वो कहते तेरे से पावरफुल मैं हूं, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, ठीक है, तू अपने बेटे को लात बाद में मारेगा, पहले मैं तेरे को लात मार के निकालूंगा यहां से। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई ने बना दिए वो कमर्शियल बैंक को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करें। कमर्शियल बैंक उस मना नहीं कर सकता, पापा जी मैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो अपने कस्टमर्स, अपने बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कमर्शियल बैंक, क्या उसके बियॉन्ड जा सकता है, नहीं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, बट उसके अंडर ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। लाइक आरबीआई ने कहा कि आप मिनिमम 7% से नीचे लोन नहीं दे सकते, तो उसने कहा कि मैं 8% से नीचे लोन ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसने अपना एक रूल बना लिया, आरबीआई की रूल्स भी फॉलो कर लिया, उसने अपना रूल बना लिया। वो ये नहीं कह सकता मैं 6% से नीचे लोन नहीं दूंगा, तो 7 से नीचे तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो आरबीआई ने जो रूल्स बनाए हैं वो हर कमर्शियल बैंक को फॉलो करने पड़ेंगे। सेकेंडली आरबीआई उनको रेगुलेट कर रहा है, प्लस साथ में फैसिलिटेट भी कर रहा है आज की डेट में।
वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए, वो हेल्प भी हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो सिर्फ रेगुलेट नहीं करता, साथ में वो फैसिलिटेट भी करता। समझ आ रहा पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो किसके पास जाएगा? शाबाश, हल्का सा 99 बुखार हुआ, सीधा पीजीआई में चले जाओ, ये तो नहीं होगा। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में अगर किसी को गोली भी लग जाए ना, वो सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो केमिस्ट के पास जाएगा, भैया गोली लगी थोड़ी सी, ठीक है? नहीं, वो भी लास्ट में आते हैं, बाबे भी, ठीक है? सबसे पहले हम केमिस्ट के पास जाएंगे, फिर कोई झोला छाप डॉक्टर होगा हमारे एरिया का, उसके पास, फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छे डॉक्टर के पास, नहीं अच्छा हो रहा अभी तो आसपास जो छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं उसके पास, वहां पर भी नहीं हुआ, फिर पीजीआई, वहां भी नहीं हुआ, फिर तो लास्ट ही एक ऑप्शन, भगवान जी आएंगे लेके जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सेम यहां पर है, अगर किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई है तो सीधा बड़े पापा के पास नहीं जा रहा, सबसे पहले वो अपनी ब्रांचेस में पूछेगा, भाइयों से पूछेगा, भाई पैसा वूसा है क्या, ठीक है? नहीं मिल रहा तो फिर हेड ऑफिस से पूछ लेगा, फिर कजन से पूछेगा जो दूसरे बैंक से, उनके पास भी नहीं मिल रहा, फिर बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां से, या कोई लिंक होंगे उसके, वहां से पूछेगा, नहीं मिल रहा, तब लास्ट में किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास, ठीक है? कि भाई मुझे पैसा चाहिए और मुझे पैसा नहीं मिल रहा, कहीं से अरेंज नहीं हो रहा, तो मुझे पैसा दो। यहां क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट पॉइंट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा हमारी करेंसी में, हमारी कंट्री जो भी फॉरेन करेंसी में डील करती है, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो भी फॉरेन करेंसी हम रिसीव कर रहे हैं, उसका रिजर्व किसके पास मेंटेन होगा? सारा आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी कंट्री का जो डॉलर का रेट है एज कंपेयर टू इंडियन रुपी, वो अप्रिशिएट हो रहा है इंडियन रुपी या डेप्रिशिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है? आरबीआई लास्ट में नहीं कर सकती मैं क्या करता, मुझे क्या पता था, भैया रिजर्व आपके पास था तो आपको ही पता होगा कि इंडिया अप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट। लास्ट में आप अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते कि मेरे पास रिजर्व नहीं है, वो मेंटेन करना किसकी जिम्मेवारी थी? आपकी। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बेटा जब एक बैंक ने दूसरे बैंक का क्लेम देना होता है और वो नहीं दे पा रहा, तो आरबीआई के पास दोनों के अकाउंट होंगे, क्योंकि सीआरआर मेंटेन करना होता है, ठीक है? तो आरबीआई क्या करेगा? एक के अकाउंट से पैसा निकालकर दूसरे के अकाउंट में डाल देगा, तो एक सिंपल ट्रांजेक्शन से वो दोनों के अकाउंट क्या कर देगा? सेटल कर देगा। क्लियर? एंड द लास्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब बेटा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अब मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई ज्यादा है, कम है, उसको कंट्रोल करना है, कम है उसको इंक्रीज करना है, ज्यादा है उसको डिक्रीज, वो सारी पावर किसके पास है? आरबीआई। आरबीआई ही चेक करेगी कैसे वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करे, आरबीआई चेक करेगी कैसे वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करे। क्लियर है वो पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये तो थे बेटा सारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो किससे डील करेंगे? पब्लिक से। किससे डील कर रहे हैं? डायरेक्टली पब्लिक। ये गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट होते हैं, दोनों हो सकते हैं, दोनों से, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट। इनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। क्या मेन मोटिव होगा? प्रॉफिट, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट बैंक और वेदर इट इज अ प्राइवेट बैंक, ठीक है? दोनों का ही मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्लियर है पॉइंट? पब्लिक से क्या करेंगे? डायरेक्टली लिंक क्रिएट करते हैं। समझ आ रहा है पॉइंट? तो बेटा इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो फर्स्ट फंक्शन आता है इसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। देखो सबसे पहले तो डिपॉजिट लेगा लोगों से, ठीक है? भाई तुम पैसा तो दो, क्योंकि उसी पैसे को क्या करेगा? ये लोन पर देगा, यही होता है ना, अपनी जेब से थोड़ी ना देगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल इंडिविजुअल ओपन करवाता है, हम लोग ओपन करवाएंगे। हम अपने इनकम का जो पार्ट सेव करना चाहते हैं, जो खर्च नहीं करना चाहते, वो पार्ट इस सेविंग अकाउंट में डालते जाएंगे, ठीक है? वो इकट्ठा होता जाएगा, बैंक उसके ऊपर हमें क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। सेकेंडली बैंक हमें इस अकाउंट के ऊपर चेक फैसिलिटी भी देता है। बैंक कहता है आपका पैसा है, आप जब मर्जी आओ, आप जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो, और आपके पास चेक फैसिलिटी, आप चेक के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हो। इसके ऊपर एक नॉमिनल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। क्लियर? फिर एक आता है बेटा एफडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? एक आप स्टार्टिंग में ही अकाउंट ओपन करते हो, डिसाइड कर लेते हो कि मुझे कितने टाइम पीरियड के लिए अकाउंट ओपन करना है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 मंथ, कितने मंथ्स के लिए या कितने ईयर्स के लिए।
आपने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया और कितनी अमाउंट का, लेटर से आपने कहा 1 लाख रुपए का मुझे अकाउंट ओपन कर, तो आपको ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपए देने और वो अमाउंट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने वो अकाउंट ओपन किया। लेटर से 2 इयर्स के लिए किया तो 2 इयर्स के लिए अकाउंट क्या अमाउंट क्या होगी, ब्लॉक, और उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। रीजन, सेविंग अकाउंट का पैसा आप निकाल सकते हो बट एफडी अकाउंट का पैसा नहीं निकाल सकते। क्लियर है? और इसमें आपको कोई भी चेक फैसिलिटी नहीं, क्योंकि आप विद इन द टाइम स्पैन आप पैसा नहीं निकाल सकते। बट ये था पुराने के केस में। आज के केस में कुछ बैंक्स आपको ऑफर करते हैं प्री मेच्योर एफडी फैसिलिटी, ठीक है, कि आप एफडी में मेच्योरिटी से पहले भी पैसा निकाल सकते विदाउट एनी पेनल्टी, ठीक है, कि कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं हम आपके ऊपर, बट कुछ बैंक्स आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। क्लियर? वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। थर्ड पॉइंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट। बेटा करंट डिपॉजिट अकाउंट किसके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करता है इन अ डे। अब बेटा अगर उसके लिए सेविंग अकाउंट में से ही कर रहे हैं तो बैंक के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बैंक कैसे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा? तो बैंक कहता है कि भाई आपके लिए हमने एक नया अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट, आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से करो, बट उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। पर्सन कहता है सर मुझे फैसिलिटी नहीं मिल रही इंटरेस्ट, तो मैं अकाउंट क्यों ओपन करवाऊंगा? ठीक है, मैं ये भी तो चाहूंगा ना कुछ पैसा जो मेरा पड़ा उसके ऊपर कुछ तो आता रहे ना मेरे को, मैं आपके पास क्यों रखूंगा फिर? तो कहते हैं सर इस अकाउंट पर हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। कौन सी फैसिलिटी देंगे? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? लाइक सेविंग अकाउंट में अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपने किसी को 1,05,000 का चेक दिया, क्या वो चेक क्लियर होगा, बाउंस हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। रीजन, इनसफिशिएंट बैलेंस। बट अगर आपके पास करंट अकाउंट है वो चेक बाउंस नहीं होगा, क्योंकि बैंक उसके ऊपर आपको क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है कि आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। बट सर क्या सबके लिए सेम होगी? नहीं, सबके लिए लिमिट सेम नहीं होती, वो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बिजनेस कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो पॉइंट? और इसमें भी आपको चेक फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बेटा रेकरिंग एंड एफडी दोनों सेम है, जो टाइम पीरियड बोला उतना ही टाइम पीरियड इसमें भी बताना पड़ेगा। लाइक 4 साल के लिए, 4 साल के लिए था तो 4 साल के लिए इसमें भी बताना पड़ेगा कि हाँ हम 4 साल के लिए क्या कर रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो कितने टाइम पीरियड के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं, 4 साल 5 साल, वो पहले बता दिया। प्लस एफडी में क्या था बेटा, एक साथ पैसा देना पड़ रहा था, इसमें एक साथ पैसा नहीं देना आपने। ठीक है, इसमें एक साथ नहीं देना पैसा, इसमें क्या करना है आपने, आप इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हो। मंथली इंस्टॉलमेंट्स बना दी 5 साल की कि हर महीने में इतना पे करते जाएंगे, और 5 साल के बाद वो जैसे मेरा पैसा इकट्ठा होगा विद इंटरेस्ट मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए। क्लियर है? और इसमें भी आपको कोई चेक फैसिलिटी नहीं मिलती। समझ आया पॉइंट ये भी? नेक्स्ट आता है बेटा डिपॉजिट तो आ गया, बैंक क्या देगी अब, लोन, दैट इज एडवांसिंग ऑफ लोन। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें कैश क्रेडिट। 2 एग्जांपल दूंगा इसके, एक क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेते हैं उससे जल्दी समझ आएगा, फिर कैश क्रेडिट का एग्जैक्ट एग्जांपल। कैश क्रेडिट क्या होते हैं, जैसे लाइक क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक ने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया, बैंक कहता है कि 1 लाख के क्रेडिट कार्ड आप यूज करो जैसे मर्जी, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें से आपने यूज किया 70,000, तो बैंक कितनी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 70,000 या 1 लाख के ऊपर? 70,000। रीजन आपने जितना यूज किया उसके ऊपर ही आप इंटरेस्ट दो ना, उससे ज्यादा पे क्यों दोगे? सेम यहां पर हुआ बेटा, लेटर से आप बिजनेसमैन हो, आपको बैंक कहता है देख छोटे मोटे चीजों के लिए भी तेरे को लोन चाहिए होगा, तो क्या क्या बार बार थोड़ी ना आएगा लोन लेने के लिए, तो एक काम करते हैं हम, एक तेरे को ना एक लोन अकाउंट ओपन करके देते हैं, लिक्विड लोन अकाउंट, लाइक लेटर से 10 लाख का लोन अकाउंट ओपन करके दे दिया, कहते 10 लाख तेरे लिए आ गया लोन, हमें नहीं फर्क पड़ता, तो जब मर्जी जैसे मर्जी यूज करे, 10 लाख तेरा है। ठीक है, अब आपने उस 10 लाख में से 2 लाख यूज किया, तो बैंक कितनी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 2 लाख या 10 लाख? 2 लाख, दैट इज नोन एज कैश क्रेडिट। समझ आया? फिर एक आता है बेटा टर्म लोन, नाम से क्लियर है, बड़े बड़े लोन जो होते हैं घर बनाने के लिए, परचेज करने के लिए, शोरूम परचेज करने के लिए, शोरूम बनवाने के लिए, ठीक है, बड़े लोन लेने पड़ते हैं हमें, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 35 लाख 40 लाख 1 करोड़ यहां तक के लोन लेने पड़ते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है, 10 साल 20 साल 25 साल, कितने साल के लिए लेना है। ठीक है,
तो वो चीज आपके किस में आएगी, टर्म लोन, और जितने के भी लोन सैंक्शन होगा उतनी ही अमाउंट के ऊपर बैंक आपसे क्या लेगा, इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या आता है, ओवरड्राफ्ट, जो भी मैंने बताया करंट अकाउंट में होता है। करंट अकाउंट में बैंक कहता है आपके अकाउंट में 1 लाख थे बट आपने 1,05,000 का चेक दिया, कोई नहीं, 5,000 का आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लो हमसे। अब मुझे बताना बैंक कितने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 1 लाख, 1,05,000 या 5,000? 5,000, क्योंकि 1 लाख तो आपका खुद का था, 5,000 एक्स्ट्रा लिया तो 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एंड डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे को था पता होगा बट तुम्हें, मेरे को बाद में याद आया कि +1 में कट हो गया था चैप्टर। एक्चुअली क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा सा एक मिनट का ही टॉपिक है। मैं सेलर हूं, सामने बायर है, बायर ने मुझसे सामान लिया, वो कहता है सर पैसे तो नहीं दूंगा मैं अभी, पैसे दूंगा 3 महीने बाद। सर ठीक है यार, उधार पे चलता है 3 महीने का। तो मैंने एक बिल बनाया कि एक्स पर्सन ने मेरे 1 लाख रुपए देना है आफ्टर 3 मंथ्स, 1 जनवरी को लिया, 31 मार्च को मुझे पैसा देगा आके। अब हुआ क्या, उसने साइन भी कर दिया, बिल वैलिड हो गया, मुझे पैसा चाहिए आज 2 जनवरी को, तो मैं क्या करूं, मुझे तो पैसा दे नहीं रहा वो। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला कि सर ऐसे ऐसे एक पर्सन है, मेरा डेटर है, उससे मुझे पैसा देना है बट वो पैसा नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने उसका बिल बना दिया, तो ये उसके साइन भी है तो वैलिड बिल है, तो आप बताओ मुझे क्या आप मुझे इसके अगेंस्ट पैसा दोगे। बैंक कहता है ठीक है सर, हम आपको उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, 1 लाख का बिल है, हम आपको 1 लाख नहीं देंगे, 90,000 दे, ठीक है। और बचा जो 10,000 वो हमने अपना एक तरह से इंटरेस्ट ले लिया, जैसे जमींदार करते थे ना। अब बैंक जमींदार के पास लोन लेने जाते तो कहते सर ब्याज तो हम पहले ही काट लेंगे, ऐसे बोलते थे, भाइयों ब्याज तो पहले ही कट जाएगा, यही होता था उनका, बाकी मुकदर तो देता जाइए और जब तक तेरा बंद करे। तो वही चीज इसने करी, 10,000 रुपए काट लिया, 90,000 रुपए रह गए, कहते वो ले जा। अब बैंक 90,000 जो 1 लाख का बिल था 31 मार्च को एक्स पर्सन के पास गया कि भाई ये बिल है, ये मुझे पैसा दो, तो उसने उसको दिया, बैंक को 1 लाख मिला, बैंक का अपना 10,000 का इंटरेस्ट भी मिल गया, खत्म। इन केस वो बंदा मना कर जाता तो बैंक मेरे पास आता, कहता सर वो गया, खत्म, पैसा दो मेरे, तो पैसा वो मुझसे कितना लेकर जाएगा, 1 लाख ही लेकर जाएगा। रीजन, क्योंकि बैंक ने मुझे 90,000 दिया था तो उसका इंटरेस्ट कहां गया, तो बैंक कहता है 10,000 का इंटरेस्ट भी दे उसको, तो बैंक मुझसे लेकर कितना जाएगा, 1। वो होता है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, और जो मैंने बताया था ना लास्ट में उसे मना करते वो डिसऑनर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शंस में क्या क्या आता है एक्स्ट्रा अलग टाइप से, लाइक ट्रांसफर ऑफ फंड, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए भी बैंक ने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, आप एटीएम के थ्रू कर सकते हो, डीडी के थ्रू कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन एप्स के थ्रू कर सकते हो, बैंक की ऐप होती है उसके थ्रू कर सकते हो, तो डिफरेंट ऑप्शंस आप जैसे मर्जी से अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड, कलेक्शन ऑफ फंड, आपने मुझे चेक से पेमेंट करी तो मैंने चेक कहां डिपॉजिट किया, बैंक में, और बैंक मेरे ब्याह पर जाकर पैसा कलेक्ट करके लाएगा, तो कलेक्शन ऑफ फंड भी। मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप मेरे ब्याह पर इतने शेयर्स की सेल कर दो, इतने शेयर्स की परचेज कर दो, तो बैंक एज अ ब्रोकर भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। एंड द लास्ट, जो भी मेरे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड या डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा वो कहां पर रिसीव होगा, बैंक में, तो बैंक मेरे लिए वो भी काम करता है कि मेरे कलेक्शन करके लाता है, डिविडेंड भी इंटरेस्ट भी। क्लियर। फिर बैंक कहते हैं और छोटे मोटे फंक्शंस भी दे दूंगा, लोकल फैसिलिटी, आपके पास कुछ कीमती सामान है, ठीक है, कोई नहीं, डर लग रहा है चोरियां हो रही है, आप हमसे लोकल फैसिलिटी लो, आप लोकल में सामान रखो, हमें नहीं फर्क पड़ता, आप कुछ भी रखो, आप चाहे 10 सीमेंट की बोरियां रख दो लाकर, हमें नहीं फर्क पड़ता, आपका लोकर है, आप जैसे मर्जी यूज करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ बैंक्स आपको लोकर फैसिलिटी फ्री में मतलब ऐसा होता है उनकी 5 to 6 विजिट फ्री होती है, फिर उसके बाद चार्जेस लगाना शुरू करते हैं। कुछ बैंक्स कहते हैं आप हमारे पास एफडी ओपन करवा लो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, और लोकर फैसिलिटी आपके लिए फ्री हो जाएगी, मतलब वो इंटरेस्ट आपका चार्ज में चला जाए। फिर गिफ्ट चेक, बैंक कहता है आप तो हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हो, आप जैसा कस्टमर कोई नहीं है, जब भी पेमेंट के टाइम आता है आप तो पहले पेमेंट कर देते हो, तो उसके लिए हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं 25 रुपए का मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। बट आपको लग रहा है 25 तो बहुत कम है सर, एक समोसा नहीं आता आज की डेट में, बट वो अगर 1 लाख कस्टमर को देगा तो कितने के, 25 लाख चले,
ठीक है, ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी गिफ्ट देते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करो, पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उस पॉइंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, तो कैश में कन्वर्ट करवा लो, या फिर आप अपने वाउचर्स में कन्वर्ट करवा लो, गिफ्ट्स ले लो उनसे, जो भी चीज लेना चाहते हो उनके पॉइंट्स की रिडम्पशन के थ्रू आप ले सकते हो। फिर एक होता है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। बैंक कहता है आपको, सॉरी, जैसे आप किसी कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो कितने % शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, तब जाकर शेयर अलॉट करेगी। 90% नहीं होंगे तो कंपनी अलॉट नहीं कर सकती, एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होता है, बैंक आता है, बैंक कहता है कोई नहीं, टेंशन मत ले, जितने होंगे ठीक है, बाकी मैं ले लूंगा, अंडरराइट कर लिए तेरे शेयर्स में, ठीक है, बट फ्री में तो नहीं करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, कमीशन है। तुम पैसे कमाओ, हम ना कमाए, तो हमें कमीशन भी चाहिए। एंड ट्रेवलर चेक, ये मैंने आपको बताया था, जब पहले के टाइम पर होता था, यहां से आपने कहीं दूर जाना है, कैश नहीं कैरी करना, तो आप बैंक में जाओ, एक अमाउंट दो, उसके अगेंस्ट आपको चेक मिल जाएगा, और वो आप जहां पर भी जा रहे हो वो चेक दिखाकर क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। वो होता है ट्रेवलर चेक। ये तो थे बेटा फंक्शंस कमर्शियल और सेंट्रल बैंक के। अब जो मेजर क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, सेम चीज। क्रेडिट क्रिएशन है क्या चीज बेटा, जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है, जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है, उसका कुछ पार्ट, लेटर से बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट आया, कितने का, कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं। अब वो 100 करोड़ से लोन पर देकर पैसा कितना कमाएगी, बट एक्चुअली में क्या होता है, 100 का 100 करोड़ वो लोन पर नहीं दे सकते। ठीक है, एज पर द आरबीआई रूल उनको कुछ पार्ट रिजर्व रखना पड़ेगा, किसके पास, आरबीआई के पास ही। तो आरबीआई कहते हैं सर हमारे पास रिजर्व रखो कम से कम 10 करोड़। ठीक है जी, बचा कितना, कहते हैं अब मर्जी है तुम्हारी। अब ये 90 करोड़ लोन पर देने के सोच रहे हैं कमर्शियल बैंक, पर 90 भी नहीं दे पाएंगे। रीजन, आरबीआई कहता है भाई देखो, कुछ पार्ट तो आपने हमारे पास रिजर्व रख दिया, और कुछ पार्ट अब अपने पास भी रिजर्व रखो, वो भी मैंडेटरी है। जो आरबीआई ने अपने पास रिजर्व रखा उसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं, सीआरआर। और जो बैंक कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व रखना है, दैट इज लेटर से 10 करोड़, वो क्या हुआ, एसएलआर। ठीक है जी, जो बचा 80 करोड़, कहते हैं अब इसकी मर्जी, जो मर्जी करना है कर। तब 80 करोड़ जो बैंक के पास बचा है, वो उसका लोन पर देकर कितना पैसा कमाएगी, दैट इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। समझ आया। यहां बैंक की दो अजम्पशंस होती हैं जब भी वो लोन पर देती है। पहली अजम्पशन, बैंक कभी भी कैश में लोन नहीं देगा, उसके लिए लोन अकाउंट ओपन करते। कभी सुना है सर बैंक जा रहे लोन लेने, टैचियां उठा के, नहीं, बैंक आपको लोन देगा किस फॉर्म में, लोन अकाउंट, कभी भी कैश फॉर्म में लोन नहीं। और बैंक कहता है जिसको लोन दिया वो पैसा वापस कर देगा। मनी दैट गोज आउट फ्रॉम द बैंक विल रीडिपोजिटेड इन द बैंक। जो पैसा बाहर जाएगा जिसको दिया है लोन पर, वो वापस कर देगा, कोई विजय माल्या नहीं बनेगा। सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, कोई विजय माल्या नहीं बनेगा कि पैसा ले गए वापस देने के टाइम पर भाग गए, ये चीज नहीं होगी। तो ये चीज समझ आई। तो इसका फॉर्मूला क्या बेटा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/, एलआरआर सीआरआर कुछ भी हो, एक। नो डाउट एलआरआर इज, हम आप क्या बोल रहे हैं, सीआरआर प्लस एसएलआर बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में एलआरआर सीआर प्लस एसआर नहीं होता, इसमें और भी 14 रेशियोज होती हैं, 14-15 रेशियोज होती हैं जो इंक्लूड होती है। तो सारी का सबका इफेक्ट नहीं आता, सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट आता है क्रेडिट क्रिएशन पे। सो लेटर से बैंक कहता है जी मेरे पास 1000 करोड़ का डिपॉजिट आया, एलआरआर जो उसको मेंटेन करना है 10%। कितना मेंटेन करना है, तो अगर ऐसा है तो वो कितना क्रिएट कर पाएगा, 10/100, 100 ऊपर चला जाएगा, सो 1000 इंटू 100/10 कितना आ गया। तो बैंक के पास अगर 1000 करोड़ आता है तो कितना क्रिएट कर लेगा 1000 का, 10,000 करोड़। कैसे, राउंड्स, प्राइमरी डिपॉजिट, एलआरआर, सेकेंडरी डिपॉजिट। फर्स्ट राउंड कितना डिपॉजिट आया, 1000, कितना आया 1, एलआरआर कितना है 10%, 100 करोड़, बचा कितना 900, वो लोन पर दिया,
और हमने कहा था जो लोन पर देंगे वो दोबारा रीडिपॉजिट हो जाएगा सेकेंड राउंड में। 900, 10% क्या रखा, रिजर्व, बचा कितना, फिर से वो क्या हो जाएगा, रीडिपॉजिट। 81 चलता रहेगा बेटा, कब तक, जब तक प्राइमरी का टोटल कितना नहीं हो जाता, एलआरआर का 1000 और सेकेंडरी -9। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं इससे, पक्का। और अगर हमसे पूछा है क्या रिलेशन है क्रेडिट क्रिएशन का एलआरआर के साथ, तो नेगेटिव। रीजन देख लो यहां पर, अगर मैं 20% लूं, कितना परसेंट, 20%, सो 1000 इंटू 1 ओवर 20%, तो 1000 इंटू 100 ओवर कितना आ गया, 5000। तो देखो अगर एलआरआर इंक्रीज हुआ तो क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहां पर अब 20% आएगा, बाकी जो बचा यहां पर आएगा फिर 20%, वो चलता है। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। यही चीज मैंने इन दोनों स्लाइड्स में लिखी हुई, ठीक है। अब पॉइंट आता है बेटा मनी मल्टीप्लायर। तो अब एक चीज बताना, 1000 का बैंक ने कितना क्रिएट किया, 10,000, कितने मल्टीपल टाइम हुआ, 10 टाइम, दैट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। कोई डाउट तो नहीं इसमें भी। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइमरी डिपॉजिट। क्या होता है प्राइमरी डिपॉजिट, जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट हो, उससे पहले कभी बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं था। सेकेंडरी डिपॉजिट, जो डिपॉजिट लोन पर देने के बाद क्रिएट हुआ, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। एनी डाउट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा, व्हाई शुड बैंक होल्ड कैश। बैंक को कैश क्यों रखना पड़ता है। देखो मैंने अभी आपको बताया, बैंक के पास 100 करोड़ आया, 10 करोड़ उसने आरबीआई के पास रख दिया, बचा कितना, 10 करोड़ उसने अपने पास रखा, बचा कितना। अब बैंक 80 करोड़ तो लोन पर दे सकता है, बैंक इसमें से भी कहता है नहीं यार 5 करोड़ रख लो, बचा कितना, कहते ये लोन पर दे देते हैं। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि जो 5 करोड़ बैंक ने रखा, ये क्यों रखा, पैसा किसका है, पब्लिक। अगर कोई पब्लिक का पर्सन वापस पैसा लेने आ जाए, क्या बैंक कहेगा नहीं यार अभी नहीं, थोड़े दिन बाद ले जियो, अभी है नहीं है, नहीं, पैसा किसका है, पब्लिक का। पब्लिक जब मर्जी आए उसको पैसा देना पड़े, ठीक है। तो वो एज्यूम करता है कि सारी की सारी पब्लिक तो एक साथ नहीं आएगी, ठीक है, जितने भी उसके कस्टमर सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाते तो सारा पैसा तो विड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसलिए वो अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ पैसा रखेगा, जो बचा होगा वो लोन पर दे देगा। समझ आया पॉइंट, दैट इज नोन एज व्हाई बैंक शुड होल्ड कैश, कि बैंक इस वजह से अपने पास कैश रखता है अपनी कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए। एक आता है बेटा, व्हाई शुड पब्लिक होल्ड कैश। हम भी कुछ पैसा कहते हैं ना, 1000 रुपया चल 800 रुपये बैंक में रखा, 200 रुपये जेब में रख लेते हैं, क्यों, कोई तो रीजन होगा यार। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मोटिव, आपने ट्रांजेक्शन करनी है डेली, दूध लेना है, ठीक है, सब्जियां लेनी है, तो ये किससे लोगे, बैंक में जाओगे, सर मैनेजर को 50 रुपए देना, वो सब्जी वाले को देने थे, सर देना 20 रुपए पान वाले को दे के आने हैं। तो ये चीज थोड़ी ना होगी, तो हर चीज बैंक में जाके थोड़ी ना लेंगे, तो बैंक वाले कहते हैं कुछ पार्ट रख लो भाई, जो आपको ट्रांजेक्शन करनी है डेली, बाकी जो बचेगा वो हमें दे दो। सेकंड, प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मतलब अब आपको कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाओ, कुछ हो जाओ, बैंक से थोड़ी ना पैसे निकलवाने जाओगे, ठीक है, चोट लग गई हल्की जी, टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के, डॉक्टर कहता है 100 रुपए हो गए, सर रुको 2 मिनट, बैंक से लेकर आया, नहीं, तो उसके लिए आप अपने पास कैश रखते हो ताकि कुछ प्रिकॉशन के लिए भी आपके पास पैसा हो। नेक्स्ट, स्पेक्युलेटिव मोटिव। बेटा कई बार हम बोलते हैं ना, यार काश मेरे पास पैसा होता, इस पैसे का मैं यूज करता, इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाता, मेरे पास इतना पैसा होता, हद्दी ना होती, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट स्पेक्युलेशन है, तो स्पेक्युलेशन पर्पस के लिए भी क्या रखना चाहते हैं अपने पास, पैसा रखना, कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी ना आए जब हमारे पास पैसा ही ना हो। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं इसमें। फिर आता है बेटा कमर्शियल और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या है। नंबर, कमर्शियल बैंक क्या होंगे, लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, लार्ज, और सेंट्रल बैंक सिंगल ही नंबर। ऑब्जेक्टिव क्या कमर्शियल बैंक का, प्रॉफिट, सेंट्रल बैंक वेलफेयर। क्रेडिट कौन क्रिएट करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, ओनरशिप कमर्शियल बैंक किसकी होगी, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट, और सेंट्रल बैंक राइट ऑफ नोट इश्यू किसके पास है,
सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट लिंक विद पब्लिक किसका है? सेंट्रल बैंक का नहीं है। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं आता? लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट। क्रेडिट कैसे कंट्रोल करते हैं? बेटा आरबीआई के पास पावर है, हमने पढ़ा था लास्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज दैट इज क्रेडिट कंट्रोलर। कैसे वो कंट्रोल करती है? तो उसके पास दो ऑप्शंस है, एक तो क्वांटिटेटिव और सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में फर्स्ट पॉइंट आता है बैंक रेट। क्या पॉइंट आता है? बैंक रेट। 3% तीन होते हैं इसमें, आरबीआई, लेट अस चलो नाम ही लिख लेते हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, पब्लिक। ठीक है जी, इससे समझ आ जाना चाहिए। आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए 5% पे मिलेगा, 5% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है जी। कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को वही अमाउंट लोन पर देती है 8%, 3% का उसका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। कोई नहीं चलता है यार मार्केट में ऐसा। अब आरबीआई को लगता है यार पैसा बहुत ज्यादा है मार्केट में, पैसा कम करना चाहिए, इन्फ्लेशन हो रही है। तो आरबीआई ने कहा कमर्शियल बैंक को भैया लोन चाहिए। सर क्या बात कर दी, चाहिए लोन तो। कहते उसके लिए फिर अब आपको 5% नहीं, आपको 10% देना पड़ेगा। कहते क्या 10%? यहां तो प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो गया। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के लिए लोन 10% कर दिया, अब कमर्शियल बैंक ने आगे लोन कर दिया 15%। पब्लिक कहते हैं सर बड़ा महंगा लोन, लेना ही नहीं है। अब लोन की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अब लोन की डिमांड कम होगी तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? एंड ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल, एंड वाइसा वर्सा। बट एग्जाम में वाइसा वर्सा नहीं लिखना, ठीक है? अगर लिखोगे तो नंबर कटेंगे, और अगर मेरे टेस्ट में लिखा तो नंबर 0 मिलेगा। ठीक है, ये भी बता दिया। सेकंड सीआरआर। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कौन किसके पास पैसा रखेगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगी, और कितना? जो भी उन्होंने परसेंटेज बोली होगी। अपने आप से नहीं सर, थोड़ा बहुत देख लो ऊपर नीचे, जितना बोला है उतना रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आरबीआई कहता है मार्केट में पैसा ज्यादा है, कम करना है, तो वो रिजर्व ज्यादा रखवाएगा कम रखवाएगा? ज्यादा रखवाएगा। पहले भाई 100 में से 10 करोड़ रखते थे, अब 20 करोड़ रखो। पहले 90 करोड़ लोन पे दे सकते थे, अब 80 करोड़। तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, एंड वाइसा वर्सा। बट पेपर में ये माइंड में रखना। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कौन किसके पास पैसा रखेगा? कमर्शियल बैंक पैसा रखेगा किसके पास, और कौन बोलेगा? आरबीआई। किस फॉर्म में? स्पेसिफाइड एसेट्स। किस फॉर्म में? आप मत लिखना जैसे कि कैश गोल्ड वगैरह मत लिखना, यहां पर लिक्विड एसेट की जगह क्या लिख देना? स्पेसिफाइड एसेट्स। ठीक है, कोई टीचर नंबर ही नहीं काट पाएगा। आरबीआई ने बोला तो मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो एसएलआर का रेट ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा, ताकि कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा रिजर्व रखेगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, एंड वाइसा वर्सा। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होती है बेटा? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिंपल सा पॉइंट है, इसको भूल जाओ। एक एक्स पर्सन, उसका बहुत ही पैसा है, हद से ज्यादा पैसा, मैं चाहता हूं उसका थोड़ी सी पैसे की कमी हो, तो पैसे की कमी कैसे करूं? मैं उससे कुछ सामान खरीदूं या सामान बेचूंगा। सेम यहां पर है, आरबीआई को लगता है मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, कमर्शियल बैंक लोन पे लोन दे रहा है, तो क्या करें? तो सिक्योरिटीज बेचेगी, सेल करेगी, ताकि कमर्शियल बैंक उसको परचेज करे, और कमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास चला जाए? तो उससे उसकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम। यहां पर वर्ड लिखना सोक द लिक्विडिटी। क्या वर्ड लिखोगे? सोक द लिक्विडिटी। यहां लिखा हुआ है, यहां पर मैंने, हाँ, सोक द लिक्विड, ये जरूर लिखना वहां पर। इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, एंड वाइसा वर्सा। एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव में फर्स्ट पॉइंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ की सिक्योरिटी है, बैंक कहता है 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, 80 लाख का मिलेगा, तो 20 लाख बैंक ने क्या किया? मार्जिन। क्या रखा? मार्जिन। अब मनी सप्लाई ज्यादा है, आरबीआई को लगता है वो क्या कर देगी? मार्जिन ज्यादा, कि 1 करोड़ का अगर कोई सिक्योरिटी देता है उसको 80 लाख का लोन मत देना, 60 लाख का। अब इससे 20 लाख से मनी सप्लाई क्या कर दिया आरबीआई ने? कम कर दिया, एंड वाइसा वर्सा। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि पर पर्सन कितना लोन मिलेगा। बेटा पर पर्सन का मतलब ये नहीं है कि एक्स को कितना मिल रहा है वाई को, मतलब इंडिविजुअल को कितना मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को कितना मिलेगा, कंपनी को कितना मिलेगा, वो होता है पर पर्सन। ठीक है, सो अगर आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई ज्यादा है
तो पर पर्सन लोन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई कम है तो पर पर्सन लोन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एंड लास्ट मोरल सिचुएशन, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई ज्यादा है तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर देगी, स्ट्रिक्ट। अगर मनी सप्लाई कम है तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो जाएंगे, लिबरल। क्लियर बेटा? अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा था ना बैंक रेट, उसके जैसे ही होता है छोटा भाई रेपो रेट, सेम होता है। बैंक रेट विदाउट सिक्योरिटी और रेपो रेट विद सिक्योरिटी, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है? रिवर्स, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स में क्या होता है, आरबीआई कहता है आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है कमर्शियल बैंक को, नहीं देना लोन पे मत दो, हमारे पास रखो। ठीक है, हम उसके ऊपर ब्याज देंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे। जैसे हमारे सेविंग्स के ऊपर हमें कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देता है, तो कमर्शियल बैंक ने अपनी सेविंग किसके पास रख दी, आरबीआई, तो उसके ऊपर कौन इंटरेस्ट दे रहा है, आरबीआई। और आरबीआई उसको लालच देता है कई बार हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो मार्केट में लोन की बजाय हमारे पास देता है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? ये दोनों पॉइंट एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में भी है, तो उसमें भी बताऊंगा मैं। रिवर्स रेपो रेट में दोबारा बता देता हूं, आरबीआई कहता है आपने जो को सीआरआर तो मेंटेन करना ही है, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा पैसा है लोन पर भी दे दिया और आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उनको लालच देता है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, आप एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास दे दो ब्रो। जिससे क्या होगा, एक तो ना तो रिस्क होगा और आपको पैसा भी मिलता रहेगा। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नेक्स्ट क्लास में इन दोनों चैप्टर्स का टेस्ट। ठीक। अच्छा, एक टॉपिक है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट्स। उससे पहले एक पॉइंट आता है इंटरबैंक डिपॉजिट्स। इंटरबैंक डिपॉजिट्स होते हैं जो डिपॉजिट एक बैंक दूसरे बैंक के पास रखती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरबैंक डिपॉजिट्स। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें इंटरबैंक डिपॉजिट्स इंक्लूड होता है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जिसमें इंटरबैंक डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता। क्लियर? एक होता है डियर मनी पॉलिसी, DEAR, डियर मनी पॉलिसी। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है आरबीआई की तरफ से, ताकि मार्केट में पब्लिक के लिए लोन एक्सपेंसिव हो जाए, जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए। ठीक है, और जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डियर मनी पॉलिसी को ऑप्ट करते हैं, जिससे इंटरेस्ट रेट पब्लिक के लिए क्या कर देंगे, एक्सपेंसिव कर देंगे, जिससे पब्लिक को लोन महंगे पड़े और वो लोन ना ले। एंड उसका ऑपोजिट चीप मनी पॉलिसी। ठीक है, जिसमें चीप कर देंगे जिससे लोग ज्यादा पैसा, नियर मनी पॉलिसी बोलते हैं, चीप मनी पॉलिसी। ये एक पॉइंट था, और मेरे हिसाब से इन दोनों चैप्टर्स में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इजी चैप्टर है दोनों, अच्छे से कर लेना।